में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। जमात चहारम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला और अपने घरों में महफूज और सेहतमंद होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको समर वेकेशन में मौजूद सरगर्मियों के बारे में बताऊंगी और आपकी रहनुमाई करूंगी कि आप वो सरगर्मियाँ जो है वो किस तरह से अपने घरों पर आराम से बैठकर मुकम्मल करेंगे और उनको हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1, तस्वीर में दिया गया मंजर अपने अल्फाज में लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तख्लीकी लिखाई के लिए सरगर्मी जो है वो आपके समर वेकेशन में शामिल की गई है। आप इस मंजर को अपने अल्फाज में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इशारात जो है मंजर के बारे में वो मैं आपको बताती हूँ। आप इन इशारात की मदद से जो है मंजर नगारी तहरीर कर सकते हैं। मंजर में जो है वो बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं और बारिश हो रही है। बच्चे और बड़े सभी बारिश होने की वजह से खुश हैं। बारिश होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है और बारिश ने माहौल को बहुत ही ज़्यादा खुशगवार बना दिया है और मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। मैंने यहाँ पर ये इशारात सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए बताए हैं, लेकिन आप मंजर नगारी को अपने ही अल्फाज में तहरीर करेंगे। सरगर्मी नंबर 2, नज़म पढ़िए। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ साथ नज़म को पढ़ेंगे मुतरन्नम अंदाज में। सच बोलो, सच्चे कहलाओ, सच की सबको रीस लगाओ, जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। होगी तुम में गर सुथराई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई। हमसाए की देख भलाई, छोड़े हमसाए की बुराई। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक उनसे जमात। होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहज वो हैं बनाते। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो, नेकी फैलाओ। डियर स्टूडेंट्स, नज़म को पढ़ते हुए क्या आपने एक बात पर गौर किया है कि नज़म के तमाम जो मिसरे हैं वो ख़ास तरह के अल्फाज पर ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। ये अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। अब हम नज़म में से सबसे पहले हम आवाज़ अल्फाज को चुनेंगे। मिसाल के तौर पर कहलाओ, दिलाओ, बताओ, आ जाओ, दिखाओ, फैलाओ। इसके बाद सुथराई, सफाई, भलाई, बुराई, दिखाओ, फैलाओ। तीसरे बंद में मेहनत, जमात, आदत, रग़बत और चौथे बंद में कमाते, सिखाते, हिलाते, बनाते और दिखाओ, फैलाओ। ये सब के सब जो अल्फाज हैं वो हम आवाज़ अल्फाज हैं। डियर स्टूडेंट्स, नज़म के हम आवाज़ अल्फाज की शिनाख्त आप कर चुके हैं और अब आप नज़म के हम आवाज़ अल्फाज को तहरीर करेंगे। नज़म के पहले बंद में शायर जो है वो नसीहत करते हुए कहता है कि सच बोलने वाले जो होते हैं वो न सिर्फ खुद सच्चे कहलाते हैं बल्कि दूसरों को भी सच बोलने की रीस लगाते हैं, यानी कि उनको भी सच बोलने की आदत को अपनाने के लिए कहते हैं और वो औरों को भी राह दिखाते हैं, यानी कि वो खुद भी सीधे रास्ते को अपनाते हैं और चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो भी सीधे रास्ते पर आ जाएं। इसी तरह शायर इस बंद के आखिर में कहता है कि हमें चाहिए कि हम कौम को अच्छे काम करके दिखाएं, खुद भी नेक बने और इस माशरे में नेकी फैलाएं।
नज़्म के दूसरे बंद में शायर जो है वो बयान करता है कि अगर तुम में सफाई और सुथराई होगी, तुम साफ़ सुथरे और अच्छे बच्चे बनोगे, तो तुमसे जो है वो दूसरे अफराद जो हैं वो भी सफाई की आदत को अपनाएंगे। इसी तरह इस बंद के दूसरे मिसरे में शायर जो है वो हमसायों के हुकूक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें चाहिए कि हमसायों की हम भलाई को याद रखें, उसकी नेकी को जो है वो देखें, अगर उनमें कोई बुराई है तो उसकी बुराई को नज़रअंदाज कर दें। इसी तरह हमें चाहिए कि हम कौम को अच्छे काम करके दिखाएं, खुद भी नेक बने और माशरे में नेकी फैलाएं। नज़्म के तीसरे बंद में शायर कहता है कि जो बच्चे खुद पढ़ते हैं, खुद मेहनत से कामयाब होना चाहते हैं और पढ़ाई में मेहनत करते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो हम जमात हैं, वो भी शौक़ से पढ़ें और मेहनत करके कामयाब हो जाएं। लेकिन जो खेल के शौकीन बच्चे होते हैं, जिनको खेल की आदत होती है, वो ये चाहते हैं कि उनके जो दोस्त हैं वो भी खेल में दिलचस्पी लें और वो अपने दोस्तों को खेल का शौकीन बनाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम कौम को अच्छे काम करके दिखाएं, खुद भी नेक बने और इस माशरे में नेकी को फैलाएं। आखिरी बंद में शायर कहता है कि जो लोग खुद मेहनत करके कमाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो भी इनसे मेहनत के हुनर को सीखें और मेहनत करके कमाएं और मेहनत के साथ कमाकर इस माशरे में अपना मुकाम पैदा कर सकें। इसके बरक्स जो लोग मेहनत किए बगैर और हाथ पांव हिलाए बगैर इस माशरे में रहते हैं, वो अपने साथियों को भी अपने जैसा ही बना लेते हैं अपाहिज यानी वो अफराद जिनके जिस्म का कोई हिस्सा काम ना करता हो, वो मफलूज हों, यानी वो किसी काम के नहीं रहते, वो बेकार हो जाते हैं। तो हमें चाहिए है कि हम कौम को अच्छे काम करके दिखाएं, ना सिर्फ खुद भी नेक बने बल्कि इस माशरे में भी नेकी फैलाएं। इस सरगर्मी के सवाल नंबर 2 कि नज़्म के किसी एक बंद का मतलब लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको नज़्म के चारों बंद का जो मतलब है वो समझा दिया है। आप किसी भी बंद का मतलब जो है वो तहरीर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नज़्म के तीसरे बंद को चुना है और इसमें शायर क्या बयान करता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। नज़्म के तीसरे बंद में शायर बयान करता है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं वो अपने साथियों को भी मेहनत से पढ़ने की तलकीन करते हैं, यानी कि उनको भी इस बात की आदत डालने की कोशिश करते हैं कि वो मेहनत से पढ़ें और कामयाब हो जाएं। जबकि जो बच्चे खेल के शौकीन होते हैं वो अपने साथियों को भी खेल का शौकीन बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे नेक और अच्छे बच्चे बने जो कौम की खिदमत करके नेकी माशरे में फैलाएं। सवाल नंबर 3 के नज़्म का खुलासा लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, खुलासे में आप नज़्म में जितनी भी बातें बताई गई होती हैं उनके बुनियादी नुकात जो होते हैं उनको मुख्तसर बयान करते हैं, मुख्तसर तहरीर करते हैं। अब हम नज़्म का खुलासा तहरीर करेंगे। इस नज़्म में शायर नसीहत आमोज यानी कि नसीहत भरे अंदाज में बयान करता है कि हमें चाहिए कि हम सच बोलें, नेकी के रास्ते पर चलें, साफ़ सुथरे बनकर रहें और दूसरों को भी अच्छी आदत अपनाने के लिए राज़ी करें। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, इनकी बुराई को मत उछालें, उनकी नेकी को याद रखें। जो बच्चे खुद पढ़ाई में कामयाब होने के लिए मेहनत करते हैं वो चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी ऐसे ही कामयाब हों, जबकि खेल के शौकीन बच्चों के साथ उनके साथी भी खेल के शौकीन बन जाते हैं। मेहनत करके जीने वाले लोग मेहनत का सबक देते हैं और जो लोग खुद भी मेहनत नहीं करते वो दूसरों को भी बेकार बना देते हैं। शायर की ख्वाहिश है कि हम सब नेक और अच्छे अफराद बनकर कौम की खिदमत करें और दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। सरगर्मी नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, सरगर्मी नंबर 3 जो है वो तफ़हीम इबारत के मुतालिक जो है वो दी गई है। आप इबारत को गौर से पढ़ेंगे और गौर से पढ़ने के बाद आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात जो है वो तहरीर करेंगे। तो चले आएँ इबारत को गौर से पढ़ते हैं। एक चूहा किसी जंगल में भूख की मुसीबत सहता था लेकिन आज़ादी से रहता था। यानी एक चूहा था जो जंगल में रहा करता था, वो भूख तो सह लेता था यानी कि भूखा रह लेता था, लेकिन आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारा करता था, ना किसी दुश्मन का डर और ना ही किसी चीज़ का ख़तरा।
لیکن ایک دن قصبے سے چوہے کا ایک مہمان آیا اور جنگل میں 2 روز گزارنے کے بعد اس چوہے سے کہنے لگا تمہاری زندگی تو قابل افسوس ہے، یعنی تمہاری زندگی تو بڑی ہی افسوس کے قابل ہے، قابل رحم ہے۔ فاقوں مرتے ہو، یعنی کئی دن کھانا نہیں کھاتے، روکھی سوکھی کھاتے ہو، یعنی کوئی بھی اچھی غذا تمہیں کھانے کو نہیں ملتی۔ چلو تم میرے ساتھ میرے گھر، وہاں تمہیں کھانے کو مرغن اور لذیذ غذائیں، مزیدار غذائیں، گھی، دودھ، پستہ، بادام، گری، اخروٹ وغیرہ بھی ملیں گے۔ جنگل کے چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا، یعنی وہ لالچی ہو گیا۔ اتنی ساری مزیدار چیزوں کے بارے میں سننے کے بعد وہ بڑا خوش ہوا، اس کے ساتھ تیاری کر کے اس کے قصبے آ گیا۔ ہر طرف عیش و عشرت کا یعنی آرام و سکون کا سامان دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا، اچھی چیزوں پر ٹوٹ پڑا اور دل میں کہتا تھا کہ اب کبھی جنگل نہ جاؤں گا، رات دن یہیں رہوں گا اور مزے اڑاؤں گا۔ ابھی وہ مزے لوٹ ہی رہا تھا کہ ایک بچہ اندر آیا۔ کون اندر آیا؟ بچہ اندر آیا۔ اس نے چوہا دیکھا تو ایک پتھر اٹھا کر مارا۔ اگر جنگلی چوہا بھاگ کر بل میں نہ گھس جاتا، نہ چلا جاتا تو اس کا کچومر نکل جاتا، یعنی وہ فوراً ہی پس کر مر جاتا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد جنگلی چوہا گری بادام کے مزے لینے دوبارہ باہر نکل آیا۔ بڑی احتیاط سے گری بادام کی طرف سرکنا شروع کیا، یعنی آہستہ آہستہ گری بادام کی طرف جانا شروع کیا۔ ابھی اس نے گری پر دانت جمائے ہی تھے، یعنی اس کو کھانا ہی چاہا تھا کہ دوبارہ دروازہ کھلا اور آنے والے نے پھر پتھر پھینکا۔ چوہے کی قسمت اچھی تھی کہ نشانہ چوک جانے سے وہ بچ گیا، یعنی نشانہ صحیح جگہ پر نہیں لگا اور چوہا بچ گیا اور وہ بھاگ کر بل میں چھپ گیا۔ مارے ڈر کے اور خوف کے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ لعنت ہے ایسے گری بادام کھانے پر جس میں جان جانے کا ڈر ہو، یعنی آزادی چھن جائے اور ہر وقت جو ہے وہ موت کا ڈر دل میں رہے۔ ایسا عیش بیکار ہے جس میں جینا دشوار ہے، یعنی ایسے آرام و سکون کا کیا فائدہ جس میں زندگی کا سکون ہی موجود نہ ہو۔ جنگل میں تو مجھے کچھ خوف نہ تھا، یعنی کسی بھی چیز کا ڈر نہ تھا، روکھی سوکھی ہی صحیح لیکن حرام موت مرنے کا کوئی ڈر نہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی روکھی سوکھی ہی کھانے کو ملتی تھی لیکن بلا سبب حرام موت مرنے کا تو کوئی ڈر اور خوف تو نہ تھا میری زندگی میں۔ جو مزہ آزادی میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ چپکے سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عبارت کو آپ غور سے پڑھ چکے ہیں، اب آپ عبارت سے متعلق سوالات کے جوابات خود تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1، مہمان چوہے نے جنگلی چوہے کو کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہاں پر آ کر رہنے کا مشورہ دیا تھا جنگلی چوہے کو؟ سوال نمبر 2، قصبے میں آ کر جنگلی چوہے نے کیا فیصلہ کیا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قصبے میں آ کر جنگلی چوہے نے کیا فیصلہ کیا تھا اتنی زیادہ لذیذ غذائیں اور چیزیں دیکھنے کے بعد؟ سوال نمبر 3، جنگلی چوہے کو پتھر کس نے مارا تھا اور کیوں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چوہے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے پہلے کس نے پتھر مارا تھا؟ جنگلی چوہے کو ذرا سوچئے اور اس کا جواب لکھیے۔ سوال نمبر 4، پتھر کھا کر جنگلی چوہے نے اپنی جان کیسے بچائی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پتھر لگنے کے بعد جنگلی چوہا کہاں پر جا کر چھپ گیا تھا؟ ذرا سوچئے اور اس کا جواب تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 5، جنگلی چوہے نے جنگل واپس جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کس وجہ سے اس نے فیصلہ کیا تھا؟ کیسا سلوک جو تھا قصبے والوں نے جنگلی چوہے کے ساتھ کیا اور اس کو کس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ قصبے میں کس چیز کی جو ہے اس کو آزادی میسر نہیں ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوچئے اور لکھیے۔ سوال نمبر 6، آزادی کے کوئی سے 2 فوائد لکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوچئے کہ خوف اور ڈر کی زندگی اور غلامی کی زندگی گزارنے سے آزادی کی زندگی گزارنا کس طرح سے بہتر ہے اور کوئی سے آزاد زندگی گزارنے کے 2 فوائد لکھیے۔ سوال نمبر 7، عبارت کا عنوان لکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کس چیز کی کمی محسوس کی تھی جنگلی چوہے نے قصبے کی زندگی گزارنے کے بعد؟ اس کو کس چیز کی شدت سے کمی محسوس ہوئی تھی اور پھر اس نے واپس جو ہے جنگل جانے کا فیصلہ کیا تھا؟ سوچئے اور پھر عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔
सवाल नंबर 8 इबारत में से तलाश करके लिखिए। नंबर 1 4 हरूफ रब्त। डियर स्टूडेंट्स, आपको हरूफ रब्त के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि वो हरूफ जो दो इसमों को और दो जुमलों को जोड़ने के काम आते हैं वो हरूफ रब्त कहलाते हैं। इबारत में जो मौजूद हरूफ रब्त है वो है ने, को, से, पर। आप ये तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लिखेंगे इसम सिफ्त। इसम सिफ्त के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर फिर से दोहराई करके आपको बता देते हैं कि इसम सिफ्त से क्या मुराद है। इसम सिफ्त से मुराद ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ की अच्छाई, बुराई या तदाद के बारे में बताए, वो इसम सिफ्त कहलाता है। इस इबारत में इसम सिफ्त जो मौजूद थे, इसके अलावा आप और भी ढूंढकर तहरीर कर सकते हैं। मैंने लिखे हैं लजीज, डर और आज़ादी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप 4 वाहिद अल्फाज लिखेंगे। आप खुद से भी ढूंढकर तहरीर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 वाहिद अल्फाज तहरीर किए हैं: चूहा, जंगल, मुसीबत, दुश्मन। और इसी तरह से मैंने 4 जो हैं वो जमा अल्फाज जो हैं वो तहरीर किए हैं। आप इबारत में से अपनी मर्ज़ी से खुद भी ढूंढकर तहरीर कर सकते हैं। नंबर 1 वाक़ों, ग़िज़ाएँ, मज़े, चीज़ों। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इबारत में मौजूद जो मरकब अल्फाज हैं वो लिखेंगे जितने मुमकिन हो सकते हैं। मरकब अल्फाज लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मरकब अल्फाज कहते किन्हें हैं। मरकब वो लफ्ज़ जो 2 या 2 से ज़ायद लफ्ज़ों से मिलकर बने और एक से ज़ायद मानी बताए, जैसे अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, रसूल करीम मेहरबान रसूल। यानी 2 अल्फाज मिलकर जब एक नया लफ्ज़ बनाते हैं और उसका नया मायने होता है तो वो मरकब लफ्ज़ कहलाता है। इबारत में मौजूद मरकब अल्फाज जो मैंने तलाश करके लिखे हैं, आप इसके अलावा खुद भी तलाश करके लिख सकते हैं। उनमें है ऐशो इशरत, हराम मौत, जंगली चूहा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इबारत में से 2 साबके और लाके जो हैं तलाश करके लिखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साबके और लाके होते क्या हैं, ये किन्हें कहते हैं। साबका वो लफ्ज़ जो किसी कलमा से पहले बढ़ाकर इसके मायने में इजाफा कर दे या नया लफ्ज़ बना दे तो वो साबका कहलाता है। लाहिका ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमा के आखिर में बढ़ाकर इजाफा या तब्दीली कर दे तो वो लाहिका कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें कि काबिल अफसोस और बेकार ये दोनों हरूफ जो हैं इनमें पहले काबिल और बे लिखा गया है, और ये काबिल और बे जो है दोनों साबके के अल्फाज हैं, और इन दोनों को लगाने से नया लफ्ज़ बना है वो है काबिल अफसोस और बेकार, और ये दोनों साबके कहलाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, दुश्वार और अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट, वार और दर ये दोनों जो हैं वो लाके हैं क्योंकि ये लफ्ज़ के बाद में लगाए गए हैं, और इस तरह से ये दुश्वार और अंदर 2 लाके बन गए। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप जो हैं 2 मुहावरात जो हैं इबारत में से ढूंढकर तहरीर करेंगे। मैंने यहाँ पर जो मुहावरात यानी जिनके जुमले बनाए जाते हैं वो 2 ढूंढकर तहरीर किए हैं। आप इसके अलावा भी इबारत में मौजूद मुहावरे जो हैं वो ढूंढकर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर निशाना चूक जाना और फाको मरना। सरगर्मी नंबर 4, तस्वीर की मदद से कहानी तहरीर कीजिए। कहानी का उन्वान भी लिखिए। डियर स्टूडेंट, तस्वीर में देखें आपको 2 किरदार नज़र आ रहे हैं। एक है खूबसूरत शहजादी और दूसरा है मेंढक, और कोई चीज़ जो है सुनहरी चमकती हुई वो कुएं में जा गिरी है। आपने अब इन्हीं नुकात की मदद से जो है वो कहानी तहरीर करनी है। आए अब हम कहानी लिखनी शुरू करते हैं। कहानी का अनवान हम तहरीर करेंगे ज़िद्दी शहज़ादी और मेंढक। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत और ज़िद्दी थी।
बादशाह इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर इसकी ज़िद की आदत की वजह से परेशान भी रहता था। शहज़ादी के पास बहुत से खिलौने, मोती और खूबसूरत लिबास थे। एक दिन शहज़ादी ने अपने अब्बू जान से कहा कि वो उसे कोई कीमती नया तोहफा दें। वो पुराने खिलौनों से खेलकर उकता चुकी है। इस फरमाइश पर बादशाह ने इसे सुनहरी गेंद दी और साथ नसीहत की कि इसे संभाल कर रखे। शहज़ादी ने खुशी खुशी से सुनहरी गेंद ली और बाग में जाकर खेलने लगी। खेलने के दौरान इसकी मुलाकात बोलने वाले मेंढक से हुई। इसने शहज़ादी से दरख्वास्त की कि वो इसे अपना दोस्त बना ले, मगर शहज़ादी ने इनकार कर दिया। एक दिन शहज़ादी सुनहरी गेंद से खेल रही थी कि गेंद कुएं में जा गिरी। शहज़ादी बहुत परेशान हुई और रोना शुरू कर दिया। इसी दौरान इसने बोलने वाले मेंढक को देखा। मेंढक ने शहज़ादी से कहा कि वो इससे दोस्ती कर ले तो वो इसकी गेंद को कुएं से निकाल कर ला देगा। शहज़ादी ने इससे दोस्ती का वादा कर लिया। बोलने वाले मेंढक ने कुएं से गेंद लाकर वापस कर दी, जिस पर शहज़ादी ने मेंढक से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाते ही मेंढक एक खूबसूरत शहज़ादे में बदल गया। मेंढक को खूबसूरत शहज़ादे में तब्दील होते देखकर शहज़ादी बहुत हैरान हुई और शहज़ादी ने इससे पूछा कि वो मेंढक से शहज़ादे में कैसे तब्दील हो गया। इस पर शहज़ादे ने बताया कि वो भी शहज़ादी की तरह बहुत ज़िद्दी था और इसे जानवरों का शिकार करने का बहुत शौक़ था। एक दिन वो जंगल में एक हिरन के बच्चे का शिकार कर रहा था, जबकि वो इससे पहले कई जानवरों का शिकार कर चुका था। इसी दौरान जंगल की परी ज़ाहिर हुई और इसने मुझे शिकार करने से मना किया, मगर मैं अपनी ज़िद पर कायम रहा। बात ना मानने की वजह से जंगल की परी ने मुझे सज़ा के तौर पर मेंढक बना दिया और कहा कि तुम इस वक्त तक अपनी असली हालत में नहीं आओगे जब तक तुम किसी ज़िद्दी इंसान को सुधार ना लो। जब तुमने अपनी ज़िद छोड़कर मुझे अपना दोस्त बनाया तो मेरी सज़ा भी ख़त्म हो गई। शहज़ादी ने ये सारा वाक़या अपने अब्बू जान को बताया तो वह शहज़ादी की ज़िद की आदत ख़त्म होने पर बहुत खुश हुआ और बादशाह ने शहज़ादे का शुक्रिया अदा किया और तीनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। नतीजा, ज़िद करना अच्छी बात नहीं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो कहानी यहाँ पर आपको सुनाई है वो आप कहानी सरगर्मी नंबर 4 जो है इस वर्कशीट पर तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सरगर्मी नंबर 5 जो है वो मुकम्मल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप तस्वीर को गौर से देखें। इसमें आपको 2 किरदार नज़र आ रहे हैं, एक फाख्ता है और दूसरी चिमटी। अब हम जानते हैं कि फाख्ता और चिमटी के दरमियान आखिर बात क्या हो रही है। एक चुंटी पत्ते पर बैठकर दरिया की सैर कर रही थी। सैर करते करते इसे अपने दोस्त फाख्ता नज़र आई जो एक दरख्त की शाख पर उदास बैठी थी। चुंटी वहाँ रुककर उससे बातचीत करने लगी। सोचिए, फाख्ता और चुंटी के दरमियान क्या बातचीत हो रही है। डियर स्टूडेंट, ये बातचीत आप मुकालमे की सूरत में तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जमात में आपने मुकालमा नवीसी सीखी थी और आपको मुकालमा लिखना सिखाया गया है। अब आप मुकालमा नवीसी के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए फाख्ता और चिमटी 2 किरदारों के दरमियान मुकालमा तहरीर करेंगे। मुकालमा लिखने के लिए आप कहानी फाख्ता और चिमटी से भी मदद ले सकते हैं और यह आप तख्लीकी काम के तौर पर तहरीर करेंगे। सरगर्मी नंबर 6, कायदे-आज़म की तस्वीर जिस्पा कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कायदे-आज़म की तस्वीर जो है वो लगाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप दर्ज झैल नुकात की मदद से कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको मज़मून नवीसी सिखाई जा चुकी है कि मज़मून कैसे लिखते हैं। आपने पर्सनैलिटी मशहूर शख्सियत लियाकत अली ख़ान पर भी मज़मून तहरीर किया है और इसके अलावा मेरा शहर मज़मून भी लिख चुके हैं। अब आप कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पर खुद मज़मून तहरीर करेंगे तख्लीकी लिखाई के तौर पर और मज़मून को लिखते हुए आप दर्ज झैल नुकात की मदद से जो है वो मज़मून लिखेंगे। नंबर 1, तारुफ़, यानी कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का
اصل نام کیا ہے، ان کے والد محترم کے بارے میں بتائیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ تحریر کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم کس شہر سے، کس اسکول سے اور کہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد قائد اعظم ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے کس ملک چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ تحریر کریں گے کہ قائد اعظم نے وکالت کو کس طرح سے بطور پیشہ اپنایا، اور اس کے بعد آپ تحریر کریں گے کہ تحریک پاکستان میں یعنی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کردار ادا کیا۔ پھر آپ لکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کون سی تاریخ کو کب اور کہاں وفات پائی۔ سرگرمی نمبر 7، تعلیمی منصوبہ۔ اس سرگرمی میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اپنے صوبے یعنی کہ صوبہ پنجاب کے اہم تاریخی امارات کا تصویری کتابچہ بنائیں گے، یعنی آپ تصویروں کی مدد سے کتابچہ جو ہے وہ یہاں پر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو کتابچہ بنانے کے بارے میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ آپ غور سے سنیں گے، جو کہ کتابچہ بنانے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ کتابچہ بنانے کے لیے سادہ صفات جن کی بعد میں بائنڈنگ کروا کر کتابچے کی صورت دی جائے گی، درمیانے سائز کی کاپی کے لیجیے۔ اپنے صوبے کے بارے میں درج ذیل معلومات کتابچے میں تحریر کیجیے اور اس کے ساتھ جو ہے تصاویر بھی لگائیے۔ نمبر 1، صوبے کا نام کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے صوبے کا کیا نام ہے؟ ہمارے صوبے کا نام ہے صوبہ پنجاب۔ پھر آپ لکھیں گے صوبائی دارالحکومت کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد آپ تحریر کریں گے صوبے میں بولی جانے والی اہم زبانوں کے بارے میں۔ ہمارے صوبے میں کون سی اہم زبانیں بولی جاتی ہیں؟ پنجابی بولی جاتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور اس کے علاوہ اردو بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لکھیں گے اہم شہروں کے بارے میں کہ اہم شہر کون کون سے ہیں ہمارے صوبے کے۔ ہمارے صوبے کے اہم شہر میں لاہور، فیصل آباد اور کوئٹہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی جو شہر ہے وہ ڈھونڈ کر تحریر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ لکھیں گے مشہور کھیلوں کے بارے میں کہ پنجاب کے مشہور کھیل کون کون سے ہیں۔ مشہور کھیلوں میں کبڈی، لٹو اور گلی ڈنڈا شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ تحریر کریں گے روایتی کھانوں کے بارے میں کہ صوبہ پنجاب کے روایتی کھانے کون سے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر جو آتا ہے وہ ہے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی۔ اس کے علاوہ چکن کڑاہی، پائے اور آلو کا پراٹھا بھی شامل ہے۔ پھر آپ تحریر کریں گے مشہور شخصیات کے بارے میں۔ مشہور شخصیات میں نمبر 1 پر آتے ہیں علامہ محمد اقبال، جو کہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں۔ اس کے بعد شاعر آتے ہیں بلے شاہ اور وارث شاہ۔ اس کے علاوہ مشہور قوال نصرت فتح علی خان بھی صوبہ پنجاب میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے مشہور تاریخی امارات اور تفریحی مقامات کے بارے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس مشہور تاریخی امارات جو ہیں صوبہ پنجاب کی، اس میں جو ہے بادشاہی مسجد، ٹھیک ہے، اور ہمارے فیصل آباد کا روایتی یعنی کہ گھنٹہ گھر شامل ہے۔ اس کے علاوہ تفریحی مقامات میں جو ہے وہ چڑیا گھر اور بہت سے دوسرے مقامات بھی شامل ہیں جو آپ اپنی مرضی سے بھی ڈھونڈ کر تحریر کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اہم مقامات، کھانوں، شخصیات اور تاریخی عمارات کی تصویر بھی لگائیں گے۔ کتابچے کے پہلے صفحے پر سب سے پہلے آپ اپنا نام، رول نمبر اور جماعت لکھیں گے۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس کتابچے کا سر ورق یعنی کہ پہلا صفحہ جو ہوگا، جو اس کی جلد ہوگی، اس کو خوبصورتی سے آپ سجائیں گے۔ سر ورق پر کتابچے کا عنوان بھی تحریر کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ تحریری کتابچہ بناتے ہوئے آپ اس طرح کے آئیڈیاز کو بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے کریٹیو ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس گرمی کی چھٹیوں سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سمر ویکیشن کی سرگرمیوں کو بھی دلچسپ بنائیے گا اور اس سے بھی لطف اندوز ہوئیے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اللہ حافظ۔